हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे हैं, पढ़ाई को अच्छे से कंटिन्यू कर रहे हैं। मैं हूं प्रशांत माहेश्वरी और क्लासरूम ऑफ फिजिक्स चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो क्लास में हम फिजिक्स के लास्ट चैप्टर नंबर 14 को डिस्कस करने वाले हैं। अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी, सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स। बहुत बढ़िया चैप्टर। अगेन एक छोटा ही चैप्टर है जिससे लिमिटेड क्वेश्चन बनते हैं, जिन्हें हम आज डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट ईयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, इसी के साथ में जो इस साल बन सकते हैं क्वेश्चन पेपर में, जो क्वेश्चन आ सकते हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहें। इसका रीजन ये है कि इस बार जो आपके मॉडल पेपर में क्वेश्चन आए हैं या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हैं, वो भी इस बार इंपॉर्टेंट में शामिल होने वाले हैं, जिनका सॉल्यूशन मैं लगभग हाथों हाथ ही करा दूंगा। तो वीडियो को एंड तक देखें, आपकी सारी क्वेरीज कंप्लीट हो जाएंगी। पहले तो ये समझिए कि इस बार के ब्लूप्रिंट में क्या दे रखा है। अगर ये ब्लूप्रिंट के हिसाब से अगर ये पेपर आता है तो यहां पर 2 एमसीक्यू हैं। 2 एमसीक्यू का मतलब आधा आधा नंबर के 2 क्वेश्चन, तो 1 नंबर तो एमसीक्यू का मिल जाएगा। ठीक है, फिलिंग द ब्लैंक्स आधा नंबर का, तो आधा नंबर यहां से मिलेगा। फिर 1 नंबर का जो सवाल आता है वो भी एक आने वाला है, तो 1 नंबर यहां से मिलेगा। और एक जो 1.5 नंबर का क्वेश्चन आता है ना बच्चों, वो भी है इसमें। तो अगर टोटल अगर आप देखेंगे तो ये 4 मार्क का चैप्टर है, जो आप आसानी से ग्रैब कर सकते हैं। आसानी से ये 4 जो है आपको मिल सकते हैं। अब यहां पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनते हैं, देखो। ये लास्ट ईयर का क्वेश्चन है और मैंने लास्ट ईयर भी बोला था कि ये सवाल इंपॉर्टेंट है। लास्ट ईयर के लिए बच्चों के लिए मैंने ये बताया था, ये क्वेश्चन ऐसा का ऐसा बताया था। और आप देखेंगे 2024 के पेपर में ये सवाल ऐसा का ऐसा उन्हें छपा हुआ भी मिला था। इस बार क्या हो सकता है, ये क्वेश्चन एक एक नंबर में डिवाइड कर सकता है। मतलब कंडक्टर्स के लिए एनर्जी बैंड डायग्राम बनाइए, सेमीकंडक्टर्स के लिए एनर्जी बैंड डायग्राम बनाइए, या फिर इंसुलेटर्स के लिए एनर्जी बैंड डायग्राम बनाइए। ये सवाल कुछ इस तरीके से डिवाइड हो सकता है। तो मैंने तीनों के लिए बना रखे हैं बच्चों। कंडक्टर्स के लिए आपको पता होना चाहिए वर्जित ऊर्जा अंतराल एनर्जी बैंड गैप जो होता है वो 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है ना। तो इसका डायग्राम आप गौर करो, यहां पर ओवरलैपिंग है, यहां पर इस वाले रीजन में ओवरलैपिंग है। ऊपर जो है वो बच्चों चालन बैंड है। हिंदी वाले बच्चों, ऊपर चालन बैंड होता है, नीचे संयोजी बैंड होता है हमेशा। हमेशा इंग्लिश वाले बच्चों को तो पता चल गया होगा, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड। और आप ये देखोगे तो यहां पर मैंने ओवरलैपिंग दर्शाई है ना, अतिव्यापन दर्शाया है। और कंडक्शन बैंड का जो लेवल है, कंडक्शन बैंड का जो लेवल है, चालन बैंड का जो लेवल है वो इस बार नीचे है और संयोजी बैंड का लेवल ऊपर है। ये थोड़ा ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर ये एनर्जी लेवल इंपॉर्टेंट है। संयोजी बैंड का इसमें ऊपर चला जाता है, चालन बैंड का एनर्जी लेवल इसमें नीचे चला जाता है। ठीक है, ओवरलैपिंग होती है। और वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, ध्यान में रखिएगा। जब आप सेमीकंडक्टर में अर्धचालकों के अंदर आते हैं ना बच्चा, तो अर्धचालकों में क्या होता है, ये वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है। वापस से नीचे संयोजी बैंड ही है, ऊपर चालन बैंड ही है। चालन बैंड की ऊर्जा निम्नतम ऊर्जा, चालन बैंड की निम्नतम ऊर्जा ईसी है ना, द लोएस्ट एनर्जी लेवल ऑफ कंडक्शन बैंड ईसी होता है। और हाईएस्ट एनर्जी लेवल ऑफ वैलेंस बैंड ईवी होता है। गौर करो ये कहां पर है, पोजीशन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कंडक्शन बैंड था ऊपर हो गया, वैलेंस बैंड था नीचे आ गया। ऐसा का ऐसा अगर मैं कुचालकों की बात करूं, इंसुलेटर्स की बात करूं, तो ये एनर्जी बैंड गैप जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होता है। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। तो ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, इसमें से एक एक पार्ट का क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान में रखिएगा। या फिर आपके क्या कहते हैं एबेसैडे में, या फिर आपके रिक्त स्थान की पूर्ति में बोल सकता है कि अर्धचालकों के लिए वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान से कम होता है ना। फॉर सेमीकंडक्टर्स द एनर्जी बैंड गैप इज लेसर देन। अब किससे लेसर देन भैया, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेसर देन होता है। तो ये चीजें याद रखने लायक है। ऐसा का ऐसा एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर में डिफरेंस भी पूछा जा सकता है। तो ये ध्यान में रखिएगा बच्चों। अगर पी टाइप है तो हम बोलते हैं इसमें ट्राइवेलेंट इंप्योरिटीज आती हैं। आप शुद्ध अर्धचालक में, प्योर सेमीकंडक्टर में जब ट्राइवेलेंट इंप्योरिटीज को मिक्स करते हैं, त्रिसंयोजी अशुद्धियों को मिक्स करते हैं, तो फिर पी प्रकार का अर्धचालक बनता है। इनमें बहुसंख्यक धारावाहक मतलब मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होता है, होल होता है। ठीक है, और अल्पसंख्यक धारावाहक माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की अगर मैं बात करूं, माइनॉरिटी अल्पसंख्यक वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक, फिर ट्राइवेलेंट इंप्योरिटीज ध्यान में रखिए, ट्राइवेलेंट इंप्योरिटीज को एक्सेप्टर टाइप बोलते हैं, एक्सेप्टर इंप्योरिटीज। और इन चलो मैं यहां पे लिख देता हूं ना, इसको अच्छे से लिख देता हूं। देखो पी टाइप इस तरफ है, पी टाइप में अगर मैं बात करूं तो मेजॉरिटी, मेजॉरिटी का मतलब होता है बहुसंख्यक, क्या होते हैं, होल्स होते हैं। और माइनॉरिटी का मतलब होता है अल्पसंख्यक, और अल्पसंख्यक इसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। पहला अंतर तो ये।
ये कब बनते हैं? तो जब हम ट्राइवेलेंट इंप्योरिटीज मिलाते हैं, ट्राइवेलेंट इंप्योरिटीज, त्रिसंयोजी, हिंदी में बोलेंगे त्रिसंयोजी अशुद्धियां। त्रिसंयोजी अशुद्धियों को और क्या बोलते हैं बच्चों? ग्राही प्रकार की अशुद्धियां। कौन सी अशुद्धियां? ग्राही, एक्सेप्टर इंप्योरिटीज। अब इन इंप्योरिटीज का नाम ध्यान में रख लो, कौन कौन सी इंप्योरिटीज होती हैं? तो हम बोलते हैं कि पी प्रकार के अंदर होता है बोरोन, एल्यूमिनियम, इंडियम और गैलियम, लेकिन बोरोन, एल्यूमिनियम, इंडियम ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो ये ट्राइवेलेंट इंप्योरिटीज होती हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करती हैं, ग्रहण करती हैं, इसलिए एक्सेप्टर बोलते हैं। और जब आप इसका ग्राफ देखोगे ना, तो इसके ग्राफ में वर्जित ऊर्जा अंतराल के बीच में एक्सेप्टर लेवल होता है, और ये एक्सेप्टर लेवल हमेशा वैलेंस बैंड के पास में होता है। रीजन बता देता हूं, क्योंकि होल्स हमेशा वैलेंस बैंड में ही पॉसिबल है, कंडक्शन बैंड में नहीं होते। कंडक्शन बैंड में तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं, ये बात ध्यान में रखना। अब इनमें जो धारा बहती है वो बहुसंख्यक आवेश वाहकों के कारण बहेगी, होल्स के कारण बहेगी, और होल्स कहां होते हैं? तो आंसर है वैलेंस बैंड में होते हैं, संयोजी बैंड में होते हैं, संयोजी बैंड में होते हैं। तो इनका ये जो एनर्जी लेवल है, कौन सा वाला? EA, एक्सेप्टर लेवल, वो कंडक्शन वैलेंस बैंड के पास में चला जाता है, ठीक है, संयोजी बैंड के पास में चला जाता है। और ये ध्यान में रखना, वैलेंस बैंड और एक्सेप्टर लेवल है ना, एक्सेप्टर लेवल, इन दोनों के बीच का गैप कितना हो सकता है? 0.01 से 0.05 तक हो सकता है। जर्मेनियम के लिए ये 0.01 होता है और सिलिकॉन के लिए 0.05 तक हो सकता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर। ध्यान में रखो, पी टाइप में EA हमेशा वैलेंस बैंड में होगा। और जब आप एन टाइप की बात करते हैं, तो एन टाइप में जब मैं आता हूं तो मेरे को पता होना चाहिए, मेजोरिटी लिख रहा हूं मैं सिर्फ, मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मतलब बहुसंख्यक आवेश वाहक, बहुसंख्यक है ये, ठीक है। और इसमें जो इंप्योरिटी आप मिक्स करोगे दैट इज पेंटावेलेंट। कौन सी इंप्योरिटीज? पेंटावेलेंट, पंच संयोजी, पंच संयोजी। इस पंच संयोजी को और क्या बोल सकते हो आप? तो हम बोलते हैं इसी इंप्योरिटीज को बोला जाता है डोनर टाइप, डोनर टाइप इंप्योरिटीज, दाता, दाता प्रकार की। इसीलिए ध्यान में रखो, इसके एनर्जी बैंड गैप में आपको ED मिलेगा, और यहां पर बहुसंख्यक आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन हमेशा कंडक्शन बैंड में ही होते हैं, चालन बैंड में ही होते हैं, इसलिए ये लेवल जो है वो ऊपर की ओर खिसक जाता है। ध्यान में रखिएगा, ये वाला बनाना जरूरी है इसमें, ठीक है। अगेन इन दोनों के बीच में, मतलब EC और ED के बीच का गैप कितना होता है? 0.01 होता है। एग्जाम के अंदर यह भी पूछा जाता है कि वर्जित ऊर्जा अंतराल क्या होता है, तो हम बोलते हैं EG क्या होता है? EC माइनस EV होता है। तो आप बोलेंगे चालन बैंड के निम्नतम ऊर्जा स्तर तथा संयोजी बैंड के उच्चतम ऊर्जा स्तर, उच्चतम है ये संयोजी बैंड का, के मध्य का ऊर्जा अंतराल ही, या के मध्य का अंतराल ही क्या कहलाता है? वर्जित ऊर्जा अंतराल कहलाता है। EC माइनस EV आप इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं, है ना। द डिफरेंस बिटवीन लोअर एनर्जी लेवल ऑफ कंडक्शन बैंड एंड हायर एनर्जी लेवल ऑफ वैलेंस बैंड इज नोन एज एनर्जी बैंड गैप, ठीक है। ये बात ध्यान में रखिएगा, इस तरीके से आप इसे डिफाइन कर सकते हैं। और इस एनर्जी बैंड गैप में किसी तरीके का मुक्त आवेश वाहक पॉसिबल नहीं है ना, यहाँ पे ना, इट इज नॉट पॉसिबल टू हैव अ चार्ज कैरियर, फ्री चार्ज कैरियर इन बिटवीन, ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो ये मैंने बता दिया है जो जो इसमें इंपॉर्टेंट था, मैंने आपको इसका डिफरेंस भी बता दिया है मोटा मोटा जो होता है, और ग्राफ भी बता दिया है। फिर रेक्टिफायर की परिभाषा थोड़ी ध्यान में रखिएगा, आ सकता है परिभाषा क्या होती है। रेक्टिफायर क्या होते हैं? जो AC को DC में कन्वर्ट करते हैं, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में, या प्रत्यावर्ती वोल्टता को दिष्ट वोल्टता में कन्वर्ट करते हैं। हाफ वेव रेक्टिफायर का डायग्राम ध्यान में रखिएगा, फुल वेव रेक्टिफायर का डायग्राम ध्यान में रखिएगा, परिभाषा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। हाफ वेव रेक्टिफायर क्या होता है? प्रत्यावर्ती धारा के अर्ध धनात्मक मान को दिष्ट धारा में परिवर्तित करता है, ठीक है। और फुल वेव रेक्टिफायर क्या होता है? पूर्ण तरंग दिष्टकारी क्या होता है? तो हम बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा के संपूर्ण मान को दिष्ट धारा में परिवर्तित करता है, ठीक है। हाफ वेव रेक्टिफायर इज अ रेक्टिफायर व्हिच कन्वर्ट्स ओनली द पॉजिटिव साइकिल ऑफ AC इनटू DC, ठीक है। और फुल वेव रेक्टिफायर क्या होता है? फुल वेव रेक्टिफायर इज द रेक्टिफायर व्हिच कन्वर्ट्स एंटायर AC साइकिल इनटू DC, ठीक है। चलिए, फिर डायग्राम और ग्राफ इनके याद में रखिएगा, किसी भी तरीके से छोटा क्वेश्चन बना सकता है वो। फिर PN डायोड की वर्किंग यूजिंग फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस, ये वायर लिखा हुआ आ गया है, ये बायस है बच्चों, इट इज बायस,
है ना। अग्र एवं पश्च अभिनति में पी एन डायोड की कार्यप्रणाली और आईवी कैरेक्टरिस्टिक कर्व, अभिलाक्षणिक कर्व, ये तो बिल्कुल मत भूल जाना। इस कर्व को थोड़ा ध्यान में ही रखिएगा, ये कर्व बहुत प्यारा है, एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, इस तरफ आप लिखेंगे VF, इस तरफ IF, और IF किस में, मिली एम्पियर में, ये ध्यान में रखिएगा। फिर इस तरफ IR आएगा और ये माइक्रो एम्पियर में आएगा, और इस तरफ VR, और ये वाला जो वोल्टेज है हम इसे V कट इन वोल्टेज बोलते हैं। कट इन वोल्टेज कौन सा वोल्टेज होता है, तो ये बात ध्यान में रखिएगा, जिस वोल्टेज के पश्चात, जिस विभव के पश्चात, अग्र विभव के पश्चात परिपथ में या डायोड में धारा प्रवाहित तो होना चालू हो जाती है। ठीक है, वो कट इन वोल्टेज होता है, नी वोल्टेज होता है। ठीक है, दहली विभव जिसे आप बोलते हो ना, दहली विभव वह विभव है जिसके बाद में धारा प्रवाहित होती है, करंट फ्लो होती है किसी भी डायोड में। और ये जो पोटेंशियल होता है ब्रेक डाउन, VPD, ब्रेक डाउन को क्या बोलेंगे, अब बच्चों ये दिमाग से निकल रहा है, ब्रेक डाउन को हिंदी में क्या बोलेंगे, लेकिन ये बात ध्यान रखना, ब्रेक डाउन वोल्टेज वह वोल्टेज है, पश्च अवनिति में दिया गया वह वोल्टेज है जिसके बाद में परिपथ में धारा का मान यकायक बढ़ जाता है, बहुत तेजी से बढ़ जाता है, रैपिडली इंक्रीज हो जाता है, और यहां पर आपका डायोड जो है वो डैमेज हो जाता है। ठीक है, खराब हो जाएगा डायोड इसके पश्चात। तो कभी भी डायोड को यूज करना है तो इससे कम तक ही यूज करेंगे। ठीक है, ये ध्यान में रखना। फिर फॉरवर्ड बायस में एक इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, फॉरवर्ड बायस में पीएन डायोड है ना, पीएन डायोड के पी भाग को पॉजिटिव से, बैटरी के पॉजिटिव से, और एन भाग को बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट किया जाता है, ये फॉरवर्ड बायस है। ठीक है, और रिवर्स बायस में उल्टा, पी भाग को बैटरी के नेगेटिव से और एन भाग को बैटरी के पॉजिटिव से, ये रिवर्स बायस हो जाएगा, ये पश्च अभिनति हो जाएगी, रिवर्स बायस, ये पश्च, और अग्र के अंदर पी को बैटरी के पॉजिटिव से और एन को बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट करोगे। फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट है, फॉरवर्ड बायस में डिप्लेशन लेयर, अवक्षय परत की चौड़ाई, विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर घटती है, डिक्रीज होती है। ये बात ध्यान रखना, ये पूछता है, ये आप देखेंगे कि ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो बहुत बार आता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आता है, बोर्ड में भी आता है। तो फॉरवर्ड बायस में अवक्षय परत की चौड़ाई, डिप्लेशन लेयर की जो चौड़ाई है, विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर, वो घटती है, डिक्रीज होती है, और रिवर्स बायस में वो बढ़ जाती है, इंक्रीज होती है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। चलिए एक और चीज, सिलिकॉन के लिए ये ध्यान रखना, बहुत सारे बच्चे इसमें बहुत गलती करके आते हैं। सिलिकॉन के लिए वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान होता है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वैसे 1.12 होता है, लेकिन वैसे ध्यान रखो। और जर्मेनियम के लिए होता है 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, बहुत सारे बच्चे सिलिकॉन के लिए 0.7 और जर्मेनियम के लिए 0.3 लिख करके आते हैं, वो कब होता है वो समझिए, ये शुद्ध अवस्था में है, किसमें है, शुद्ध अवस्था के अंदर है, शुद्ध अवस्था में ऐसा काम होता है। लेकिन अगर मैं इसमें अशुद्धियां मिक्स कर दूं, अशुद्धि, अशुद्धि मतलब इंप्योरिटी डाल दे, पी टाइप या एन टाइप में कन्वर्ट हो जाए, तब यही मान सिलिकॉन के लिए तो हो जाता है 0.7 और जर्मेनियम के लिए हो जाता है 0.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन ये अशुद्धियों में है और एग्जाम में शुद्ध के लिए ही मोस्टली पूछा जाता है, ये बात और ध्यान में रखने लायक है। ठीक है, चलो, कट इन वोल्टेज का मान सिलिकॉन के लिए कितना होता है, कट इन वोल्टेज का मान, दहली विभव का मान सिलिकॉन के लिए, सिलिकॉन के लिए दहली वोल्ट का मान 0.7 और जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट होता है। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। और क्या बता सकता था, हाँ, अर्धचालक कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, कौन से, शुद्ध और अशुद्ध, यानी शुद्ध अर्धचालक और अपद्रव्य अर्धचालक। वापस से, शुद्ध अर्धचालक और अपद्रव्य। अब ये अपद्रव्य जो है मतलब एक्सट्रेंसिक, ये एक्सट्रेंसिक हुआ और ये इंट्रेंसिक हुआ, है ना, शुद्ध को इंट्रेंसिक बोलते हैं इंग्लिश में। ये फिर एन टाइप और पी टाइप में जाते हैं अपद्रव्य। एक्सट्रेंसिक जो होते हैं ना वो दो टाइप में जाते हैं। अब शुद्ध अर्धचालकों में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ होल्स का रेशियो पूछता है, आंसर है 1:1। और एन टाइप में क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर हायर देन नंबर ऑफ होल्स, और पी टाइप में होता है नंबर ऑफ होल्स आर हायर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ऐसा ध्यान में रखिएगा, ये चीज पूछी जा सकती है शुद्ध के लिए, इंट्रेंसिक के लिए। चलो बता दिया। फिर पी टाइप में और पीएन संधि डायोड के लिए दो महत्वपूर्ण क्रियाएं ध्यान में रखिएगा, इसके निर्माण में, फॉर्मेशन में जो दो प्रोसेस होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इज डिफ्यूजन, पीएन डायोड जब बनता है ना तो डिफ्यूजन प्रोसेस होता है बच्चों। अब ये डिफ्यूजन प्रोसेस को हम बोलते हैं, और दूसरा होता है ड्रिफ्ट, इसको बोलते हैं अपवाह या अपवहन। इसको नहीं, और इसको बोलते हैं विसरण।
अब इसके अंदर देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं, अगर इसकी थ्योरी भी आ जाती है तो ये ध्यान में रखना, डिफ्यूजन प्रोसेस कब होता है? जब शुरुआत होती है ना पी एन को बनाने की, पी भाग को आप एन भाग के पास में लेकर के आते हैं, तब डिफ्यूजन प्रोसेस होता है। उस डिफ्यूजन प्रोसेस में क्या होता है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स के कारण धारा बहती है। वापस से, डिफ्यूजन प्रोसेस में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स के कारण धारा बहती है, ये बात ध्यान में रखना, ये बात ध्यान रखना। इसका मतलब पी भाग में होल्स होते हैं और एन भाग में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और धारा हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव बहती है ना, या इलेक्ट्रॉन्स के उल्टी दिशा में बहेगी। अब इलेक्ट्रॉन तो आते हैं इधर और होल्स आते हैं इधर, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन अगर इधर आ रहे हैं तो धारा बहेगी पी से एन की ओर, या फिर ये बात ध्यान में रखना, धारा वहीं जाएगी जहां होल्स जाएंगे, ये बात ध्यान में रखना बस, ठीक है। धारा वहीं जाएगी जहां होल्स जाएंगे, होल्स जा रहे हैं पी से एन की ओर, तो इनमें धारा पी से कहां की ओर जाती है, एन भाग की ओर जाती है। क्यों बहती है? क्योंकि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स के कारण बहती है। किसके कारण? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स के कारण, है ना, इनकी सांद्रता के कारण, ड्यू टू द कंसंट्रेशन, ये इंपॉर्टेंट है धारा ये, और ये वाली धारा क्यों फैल रही है, कंसंट्रेशन ऑफ चार्ज कैरियर्स, कंसंट्रेशन ऑफ चार्ज कैरियर, आवेश वाहकों की सांद्रता के कारण। यहां पे होल्स की सांद्रता बहुत ज्यादा है और यहां इलेक्ट्रॉन्स की सांद्रता बहुत ज्यादा है, इसलिए सांद्रता में अंतर के कारण ये बहती है, ठीक है। चलो, फिर ड्रिफ्ट में क्या होता है, ड्रिफ्ट होती है जस्ट इसकी उल्टी, मतलब एन से कहां की ओर बहेगी, पी भाग की ओर बहेगी। क्यों बहेगी? ड्यू टू द इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाता है अंदर, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड ये धारा बहाता है, ठीक है। ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स के कारण भी बहेगी। क्यों? क्योंकि आप देखोगे एन टाइप में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं होल्स, और पी टाइप में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और मैंने कहा था ये हमेशा होल्स के कारण बहेगी धारा, धारा हमेशा होल्स जहां जाएंगे वहीं, और होल्स जाते हैं एन टू पी, इसलिए ये एन टू पी जा रही धारा, ठीक है। चलो, वो बात की बात है, ये बात ध्यान में रखना। ड्रिफ्ट प्रोसेस क्यों हो रही है? क्योंकि एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड कहां बन रहा है? जहां पी और एन भाग मिल रहे हैं ना, पी और एन भाग, यहां पर ये डिप्लेशन लेयर बनता है। यहां पर ये डिप्लेशन लेयर में आपने देखा होगा क्या कहते हैं, यहाँ पे वो बन जाता है, पोटेंशियल बैरियर बन जाता है। इस पोटेंशियल बैरियर के कारण धारा बहने लगती है, रोधी का विभव के कारण धारा बहने लगती है, वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, ठीक है, विद्युत क्षेत्र बनाता है। तो ये धारा का ध्यान में रखना, और किसके कारण फ्लो होती है वो ध्यान में रखना, ठीक है। चलो आ गया हूं। अब ये आपकी बुक के ही क्या है, क्वेश्चन है बच्चों। ये जो क्वेश्चन है ना आपको दिखाई दे रहा है सामने, ये आपकी बुक का ही क्वेश्चन है, मैं अलग से नहीं लेकर के आ रहा हूं, और इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रहा हूं। देखो क्या बोल रहा है, इन एन एन टाइप सिलिकॉन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। एन प्रकार का है। अब अगर आप इसको अच्छे से देख रहे हैं, ऊपर वाला क्वेश्चन देख लो, एन प्रकार के अर्धचालक के लिए, एन प्रकार के अर्धचालक में मेजॉरिटी होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, मतलब बहुसंख्यक, जो हमें पता है, और अल्पसंख्यक होते हैं क्या, अल्पसंख्यक माइनॉरिटी होते हैं होल्स, ये बात ध्यान रखना। फिर एन टाइप में कौन सी इंप्योरिटी मिक्स की जाती है, आंसर है पेंटावेलेंट। कौन सी? पेंटावेलेंट इंप्योरिटीज मिक्स की जाती है, दाता प्रकार की, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन देखो, तो इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, ये सही है, लेकिन ट्राइवेलेंट एटम्स आर डोपेंट, नहीं भैया, ट्राइवेलेंट नहीं आएगा, पेंटावेलेंट आएगा। तो दूसरा देखो, इलेक्ट्रॉन्स आर माइनॉरिटी, ये भी कैंसिल हो गया। होल्स आर माइनॉरिटी, बिल्कुल सही है, एन टाइप में होल्स आर माइनॉरिटी होता है, बिल्कुल सही है। एंड पेंटावेलेंट एटम्स आर डोपेंट, ये बिल्कुल सही है, ये एन टाइप के लिए बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। कौन सा वाला? होल अल्पसंख्यक आवेश वाहक है, ये एन टाइप के लिए बिल्कुल सही है बच्चों, एन टाइप के लिए बिल्कुल सही है। होल्स अल्पसंख्यक है और परसंयोजक परमाणु अपनिष्ठक होता है ना, ये बात ध्यान में रखो। लेकिन अगर यही स्टेटमेंट पी टाइप के लिए आता तो क्या देखते? पी टाइप के लिए हम बोलते हैं मेजॉरिटी होल्स और माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो होल्स आर मेजॉरिटी, बिल्कुल सही है ये। एंड ट्राइवेलेंट एटम्स आर डोपेंट, ये पी टाइप के लिए बिल्कुल सही है, ये वाला। होल्स जो होते हैं वो बहुसंख्यक होते हैं पी टाइप में, और त्रिसंयोजी अपमिश्रक होते हैं पी टाइप में, ये बिल्कुल सही है, और ये क्वेश्चन बन सकता है बच्चों, ध्यान में रखना। फिर एक क्वेश्चन जो बहुत प्यारा सवाल है, आप देखेंगे 14.3 ऊपर देख लीजिएगा, ये वाला क्वेश्चन, इसका थोड़ा भाग इंग्लिश मीडियम वालों का कट गया है, लेकिन क्या बोल रहा है कि अगर आप एनर्जी बैंड डायग्राम के अकॉर्डिंग तीनों को जचाएं, किसको? कार्बन को, सिलिकॉन को और जर्मेनियम को, तो आपको पता होना चाहिए कार्बन का, ये कार्बन लिख रहा हूं मैं, है ना, यहाँ पे जी मान लीजिएगा, किसके लिए? कार्बन के लिए एनर्जी गैप बहुत ज्यादा होता है। फिर
सिलिकॉन का एनर्जी गैप उससे कम होता है, और सबसे कम एनर्जी गैप होता है किसका बच्चों? जर्मेनियम का। इसका ऑलमोस्ट 5.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसका 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और इसका 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो सबसे ज्यादा कार्बन का, फिर सिलिकॉन का और फिर जर्मेनियम का। तो आप देखोगे ये वाला कार्बन का सबसे ज्यादा, जर्मेनियम का ये क्या लिख दिया, सिलिकॉन का उससे कम और जर्मेनियम का सबसे कम है। तीसरे नंबर का अगर आप देखेंगे ना, सॉरी ये क्या आ गया, तीसरे नंबर का बिल्कुल सही है। फिर देखो अगला, पीएन संधि में पी भाग से एन क्षेत्र में विस्तृत होते हैं, क्योंकि थोड़ा गलत पढ़ रहा हूं क्या, पीएन संधि में होल्स पी भाग से एन भाग में विस्तृत होते हैं। विसरण है क्या? डिफ्यूजन प्रोसेस है क्या? और डिफ्यूजन प्रोसेस मैंने आपको कंसंट्रेशन के कारण बताई थी, ये बात ध्यान में रख लीजिएगा, इसका और कोई रीजन नहीं है, क्योंकि पी क्षेत्र में होल्स की सांद्रता एन क्षेत्र में इनकी सांद्रता से अधिक होती है। ये बिल्कुल सही है, ड्यू टू कंसंट्रेशन। होल्स का कंसंट्रेशन पी भाग में ज्यादा होता है, एन भाग में कम होता है, तो सांद्रता में अंतर के कारण ये बहती है। ठीक है, चलो फिर पीएन संधि का अग्रदिशिक बायस अनुप्रस्थ किया जाता है। अ फॉरवर्ड बायस इज अप्लाइड टू अ पीएन जंक्शन। वो क्या करता है बच्चों? वो रोधी का विभव को कम करता है, डिप्लेशन लेयर को कम करता है, पोटेंशियल बैरियर को कम करता है। लोअर डाउन तो पोटेंशियल बैरियर, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, पोटेंशियल बैरियर को बढ़ाएगा नहीं, घटाएगा। और रिवर्स बायस में उल्टा बढ़ा देगा, इंक्रीज कर देगा। ठीक है, फिर इसका लास्ट वाला, अगर अर्ध तरंग दृष्टिकारी में निवेशी आवृत्ति 50 है तो निर्गत कितनी होगी? तो हाफ वेव रेक्टिफायर है, हाफ वेव रेक्टिफायर में ये बात ध्यान में रखना, आउटपुट की फ्रीक्वेंसी इनपुट की फ्रीक्वेंसी के बराबर होती है, मतलब 50 हर्ट्ज ही आएगा। लेकिन अगर ये फुल वेव रेक्टिफायर होता ना बच्चों, तो ध्यान में रखना आउटपुट की फ्रीक्वेंसी इनपुट की फ्रीक्वेंसी की डबल होती, मतलब 100 आता। दिमाग में रह जाएगा। हाँ, इस वाले क्वेश्चन का जो दे रखा है उसका तो ऊपर वाला है, लेकिन अगर फुल वेव रेक्टिफायर आता, पूर्ण तरंग दृष्टिकारी आता, तो फिर ये लिखते भैया 100 हर्ट्ज लिखते। अर्ध तरंग के लिए 50 हर्ट्ज ही आता, जितनी है उतनी जाएगी, और पूर्ण तरंग के लिए डबल हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी। ठीक है, ये बात तो क्लियर। चलो, तो उम्मीद करता हूँ ये चीज समझ में आई। एक क्वेश्चन आपकी बुक में उदाहरण भी है कि कार्बन जो है वो तो कुचालक है, जबकि सिलिकॉन और वो जर्मेनियम जो है वो अर्धचालक है। आप इसे वर्जित ऊर्जा अंतराल से कह दीजिएगा। कार्बन का वर्जित ऊर्जा अंतराल जो है वह 5.4 है, अतः इसका वर्जित ऊर्जा अंतराल 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होने के कारण कार्बन कुचालक है, जबकि सिलिकॉन और जर्मेनियम का जो वर्जित ऊर्जा अंतराल है वह 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है। और लिख के आ जाएगा कितना कितना होता है, इसलिए ये अर्धचालक है ना। एनर्जी बैंड गैप से लिख करके आ जाएगा कि कार्बन का एनर्जी बैंड गैप जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होता है, और कितना 5.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, इसलिए ये इंसुलेटर है। जबकि सिलिकॉन और जर्मेनियम का वर्जित ऊर्जा अंतराल एनर्जी बैंड गैप जो है इट इज लेसर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ठीक है, चलो अब देखो ये जो क्वेश्चन है ना मैं सारे डिस्कस कर चुका हूं। नेज अर्धचालक और अपद्रव्य अर्धचालक किसे कहते हैं? ठीक सवाल है, एक एक उदाहरण लिख लीजिएगा। तो नेज मतलब इंट्रेंसिक, इंट्रेंसिक मतलब शुद्ध, जिनमें किसी प्रकार की इंप्योरिटी नहीं मिक्स की गई है। और अपद्रव्य मतलब जब किसी शुद्ध अर्धचालक में उसकी चालकता को बढ़ाने के लिए इंप्योरिटी मिक्स की जाती है तो फिर एक्सटेंसिक बनता है ना। एक एक इसका इंट्रेंसिक का सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये बात ध्यान में रख लीजिएगा, सिलिकॉन और जर्मेनियम आप ध्यान में रख लीजिएगा। और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर सिलिकॉन के अंदर आप कुछ भी इंप्योरिटी मिक्स कर दो, बोरोन डाल दो या कुछ भी डाल दो, वो ध्यान रखना, पी टाइप और एन टाइप लिख सकते हो एक एक उदाहरण में डाल करके। फिर ये अपन डिस्कस कर चुके हैं एनर्जी बैंड गैप, पीएन संधि डायोड का अभिलाक्षणिक वक्र, ये आपको पता होना ही चाहिए। पी प्रकार के अर्धचालकों में बहुसंख्यक होते हैं होल्स, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं होल्स, और अल्पसंख्यक होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, है ना, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स और इलेक्ट्रॉन्स। पी प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक, पी प्रकार में होल्स और ये वापस से देखो 2022 और 23 में देखो रिपीट होते हैं क्वेश्चन, कोई बड़ी बात नहीं कि क्वेश्चन रिपीट हो जाए। दृष्टकारी 2023 में भी आया था, यही दृष्टकारी आप देखेंगे तो 2024 में भी आया है। ठीक है, तो दृष्टकारी अपन देख चुके हैं, हाफ वेव फुल वेव रेक्टिफायर आया था। और ये छोड़ दो, जेनर डायोड तो है नहीं। आवश्यक चित्र पीएन डायोड का बना के आइएगा अच्छे तरीके से। और पीएन डायोड का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? ये होता है। इसमें नेक्स्ट देखो, ये वाला सवाल बढ़िया है, क्या बोल रहा है? अकार्बनिक अर्धचालक का उदाहरण है, एग्जाम्पल ऑफ इनऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर, आंसर है सीडीएस। सीडीएस में किसी तरीके का कोई कार्बन नहीं है, दिखाई दे रहा हो। जबकि एंथ्रासीन और पॉलीएनिलीन ये कार्बनिक है बच्चों, ऑर्गेनिक है, ध्यान में रखना। एंथ्रासीन और पॉलीएनिलीन जो है वो कार्बनिक अर्धचालक हैं ऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर से, कंपाउंड सेमीकंडक्टर से। ठीक है, फिर अपद्रव्य अर्धचालक होते हैं। अब ये देखो, ये थोड़ा सा है ना, थोड़ा अजीब सा लगा था मेरे को सवाल जब मैंने पहली बार पढ़ा था। टाइप्स ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स आर फाउंड, यहाँ पे 2 टाइप्स। एक बार के लिए तो दिमाग नहीं चला था, फिर बाद में कि इसका और कोई ऑप्शन ही नहीं बैठ रहा। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ, 2 प्रकार के होते हैं अपद्रव्य अर्धचालक, एक एन प्रकार के और एक पी प्रकार के। ठीक है,
फिर आगे देखो, ऊर्जा बैंड के आधार पर 2024 में आया है। मैंने ये गौर किया है कि आरबीएससी में बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हो जाता है जो लास्ट ईयर आया है, और ये उन सवालों में से एक है ऊर्जा बैंड वाला। इसलिए मैंने बोला था कि एक बार जरूर देख करके चले जाइएगा, देखने में कोई बड़ा भारी चीज है नहीं, एक पेज का है ये दोनों। एन प्रकार के अर्धचालकों का ऊर्जा बैंड आरेख बनाइए। देखो अपने ऊपर दोनों बनाए हैं, ठीक है। और ये लास्ट टाइम मैंने ये दोनों क्वेश्चन बताए थे और लास्ट टाइम ये ऐसे पढ़े हैं, इस बार भी इनमें से एक नंबर का सवाल बना सकता है, ठीक है। ये ऊपर जो डायग्राम दिखाई दे रहा है ना, ये भी एक नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। ये वाला डायग्राम भी एक नंबर का क्वेश्चन बन सकता है कि बताओ कि ये एसी को, ये एसी दिखाई दे रहा है, एसी को पूरी एसी में कन्वर्ट कर रहा है फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर पूर्ण तरंग दृष्टिकारी है ये, और इसकी कार्यप्रणाली पूछी थी, सीधा सीधा नहीं पूछा था ये सवाल, तो पूर्ण तरंग दृष्टिकारी है। अगर इस डायग्राम की जगह वो ऐसा बोलता कि भैया ये कौन करता है ऐसा, तो बच्चों ये अर्ध तरंग दृष्टिकारी है, हाफ वेव रेक्टिफायर। तो ध्यान में रखना, अगर ये पूरी वेव बन के आ रही है तो फुल वेव रेक्टिफायर पूर्ण तरंग दृष्टिकारी, और अगर ऐसी वेव बन करके आ रही है इस तरीके की है ना, ये जो दिखाई दे रही है आपको, तो आप बोलोगे हाफ वेव रेक्टिफायर अर्ध तरंग दृष्टिकारी है वो, ठीक। और यहां से भी ये एक नंबर का सवाल बना सकता है, इसलिए मैंने रेक्टिफायर को भी डाला है इस बार कि बन सकता है भैया, सवाल बना सकता है अगला। आगे देखो, इस बार के मॉडल पेपर में क्या है, पूर्ण तरंग दृष्टिकारी का चित्र पूछा है, बना लीजिएगा, बढ़िया सवाल है। कैसे बन सकता है, तो आप कुछ इस तरीके का बनाते हो ना, कुछ ऐसा। मैं थोड़ा डायग्राम अजीब सा बना रहा हूं, लेकिन तरीका तो यही है, एक डायोड ऊपर एक डायोड नीचे। हाँ, प्रतिरोध ध्यान में रखना, रेजिस्टेंस यहाँ लगता है, इसमें ये रेजिस्टेंस है ये, ठीक है। और यहाँ पर एसी सोर्स, ठीक है। यही तो है डायग्राम, बस अच्छे से बनाना है आपको। ऊपर D1 और D2 लिखना था। परम शून्य ताप पर निर्ध अर्धचालक होते हैं कुचालक, कुचालक होते हैं। निम्न में से कौन सा तत्व ग्राही अशुद्धि है, एक्सेप्टर, कौन एक्सेप्ट करता है, ट्राइवेलेंट इंप्योरिटीज, ट्राइवेलेंट है ना, त्रिसंयोजी जो अशुद्धियां होती हैं वो। अब त्रिसंयोजी अशुद्धियां कौन, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, ठीक है। ये तो देखो इसमें से कौन सा बैठ रहा है, इंडियम दिखाई दे रहा है क्या, मेरे को दिखाई नहीं दिया, मैं सोचा ये क्या हो गया। चलो इंडियम, इंडियम क्या है बच्चों, और ये बनाते हैं पी टाइप, ठीक है। जबकि एंटीमनी, फास्फोरस और आर्सेनिक ये सारे के सारे पेंटावलेंट इंप्योरिटीज हैं, डोनर टाइप्स, ठीक है। ये डोनर टाइप है, ये बची हुई डोनर है, दाता प्रकार की। फिर सिलिकॉन, सॉरी कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम पदार्थ का गुणधर्म इनके चालन बैंड व संयोजी बैंड के बीच के ऊर्जा अंतराल पर निर्भर करता है। इनकी चालकता, कौन सी चालकता, ध्यान में रखिएगा, कंडक्टिविटी, चालकता का गुणधर्म इनके चालन बैंड और संयोजी बैंड के बीच में डिपेंड करता है, ध्यान में रखिएगा। कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी दोनों लिख सकते हो आप। ये सारा का सारा डिपेंड किसके ऊपर करता है, इनके बीच में ऊर्जा अंतराल क्या है, ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। चलो, और ये प्रोसेस, ये मैं आपको क्वेश्चन पहले डिस्कस करा चुका हूं, इसमें आगे नहीं बोलूंगा। उम्मीद करता हूं ये सारी चीज जो अपन ने पढ़ी है ना, ये आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। आज के लिए बच्चों इतना ही। हैव अ गुड डे।